Good morning everyone, this is Kaveri Kazuria here and once again welcome back to my channel. लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग के फंक्शंस हमने कवर किए थे और अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग के अंदर सीक्वेंस वाइज हम लोग 4 to 5 कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, तो वन बाय वन हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज कॉन्सेप्ट का, उसका मतलब होता है कि बार्टर सिस्टम, मतलब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप वीट उगा रहे हैं, ठीक है, और कोई और पर्सन है जिसको शूज़ चाहिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो आपको एक ऐसा पर्सन देखना होगा कि उसको आपके वीट की रिक्वायरमेंट हो और आपको उसके शूज़ की रिक्वायरमेंट हो, आप एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर पाएँ। तो बेसिक यही कंसेप्ट रहता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट दूसरे पर्सन को हो और दूसरे पर्सन को हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, ताकि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट को हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, और इसको आप चाहे तो इसको आप बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है। और इसका एक और अल्टरनेट नेम भी हम ले सकते हैं, मतलब जैसे हम इसको एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, बार्टर सिस्टम कह रहे हैं, और इसी के साथ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों तरफ से ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट के साथ। ये इसका की पॉइंट है, प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो सबसे पहले आया था एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, इसके बाद आया था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक मान्यता है उसके ऊपर आधारित है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर वही चीज़ परचेज करेगा, कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदने वाला है जो मार्केट में सस्ता हो, ठीक है, और इजीली अवेलेबल हो। एक ही चीज़ मानी जाती है कि एक तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और दूसरा मार्केट में वाइडली अवेलेबल हो, मतलब मार्केट में उस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये कंसेप्ट चलता था पहले, तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उनको भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि कस्टमर की खुद की कोई इच्छा नहीं है, हम जो बनाएंगे बस वही बिक जाएगा, यही कंसेप्ट लेकर चलता था। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले ये सिस्टम चलता था। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जब आया, ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, दो ही की पॉइंट है इसके, आपको की पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यूजीसी नेट में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा, कुछ फीचर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताइए ये कौन सा, इनमें से कितने फीचर्स जो है वो प्रोडक्शन कंसेप्ट के, तो आपको इनके कीवर्ड्स को है याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखें आप। एक तो आपको इसके अंदर लिखना है, की पॉइंट याद रखना है, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, वाइडली अवेलेबल, ठीक है। वाइडली अवेलेबल मतलब अधिक मात्रा में फुल जो उसका सप्लाई मार्केट में होना चाहिए, वाइडली अवेलेबल हो प्रोडक्ट मार्केट में। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने क्या किया कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए, लार्ज अमाउंट में मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाए जाए, और उनको ये लगता था कि हम जो बनाएंगे वही बिक जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखें कि प्रोड्यूसर्स ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, प्रोड्यूसर्स की स्ट्रैटेजी रही थी यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स की स्ट्रैटेजी रहती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट के की फीचर्स क्या है। पहला, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, आपको जब भी आप मार्केट में जाएं आपको अवेलेबल हो, मिल जाए। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रोडक्ट्स का। और जब आप जानते हैं कि जब प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर्स को कम आती है, और कॉस्ट कम आता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो एक सिंपल सा पॉइंट जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कंसेप्ट का रहता है। तो दो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसी के बाद आपका थर्ड कंसेप्ट रहेगा प्रोडक्ट कंसेप्ट।
अब ये कुछ समय चला प्रोडक्शन कंसेप्ट, इसके बाद एक नया कंसेप्ट लाया गया, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता था कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगा तो वो अपने आप बिक जाएगा। आपका प्रोडक्ट सुपीरियर होना चाहिए एज कंपेरिजन टू द कॉम्पिटिटर। अगर आपके कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सुपीरियर है, उसमें क्वालिटीज़ अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं और वो अट्रैक्टिव है प्रोडक्ट, तो बिक जाएगा। आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कहता था कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आया उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट अलग है और प्रोडक्शन कंसेप्ट अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज कंसेप्ट आया, एक्सचेंज कंसेप्ट के बाद प्रोडक्शन कंसेप्ट आया और फिर आया था प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट अलग है और प्रोडक्ट कंसेप्ट अलग है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि इसने ध्यान दिया, इसने किस चीज़ पर फोकस किया कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है आपका सुपीरियर होना चाहिए। सुपीरियर किससे होगा? सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर से सुपीरियर होगा तो अपने आप बिक जाएगा, आपको एफर्ट्स लगाने का नीड नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर जोर दिया गया कि प्रोडक्ट में इनोवेशन लाया जाए, क्रिएटिविटी लाई जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। तो ये 3 कंसेप्ट हमने किए यहाँ तक अभी तक, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था आपका थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेम से क्लियर है, सेलिंग कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात कर रहा है। अगर आप कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होने से कुछ नहीं होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट सुपीरियर है, आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं और एज कंपैरिजन टू द अदर्स आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है, तो क्या फ़ायदा उन फीचर्स का जब आप एज अ सेलर आपने एफर्ट्स ही नहीं लगाए बेचने के लिए, मतलब कस्टमर आपकी दुकान तक आया वो इनफ नहीं है। ठीक है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आप सेलर हैं तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट को पुश करना पड़ता है कस्टमर की तरफ, आपको जो है उसकी जेब से पैसे निकलवाना है, तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके को अगर आप सेलिंग एफर्ट लगाएंगे तो आप बेच पाएंगे प्रोडक्ट को। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आप सेल प्रमोशन करो, ठीक है, सेल प्रमोशन करो या एडवर्टाइजमेंट करो। सेल प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको करना क्या है? ओवरऑल कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप सेलिंग एफर्ट्स लगाओ, बेचने के लिए एफर्ट्स तो लगाओ। अगर आपके पास प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है, प्रोडक्ट तो माना कि आपके पास बढ़िया है, लेकिन जब आप लोगों को बता ही नहीं रहे हो कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो फिर क्या बेनिफिट उस चीज़ का? तो आप एफर्ट्स लगाओ तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज़ वो जो प्रोडक्ट है वो वैसे का वैसे ही आपके शॉप में ही रहने वाला है। ठीक है, तो 4 कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फर्स्ट इज एक्सचेंज कंसेप्ट, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज किया जाता है, बार्टर सिस्टम। एंड देन प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, वही कस्टमर परचेस करता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोड्यूसर अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है, कस्टमर को क्या ज़रूरत है ये चीज़ नहीं देखी जाती, वो सोचता है कि जो मैं बनाऊंगा वही बिकेगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होगी अपने आप बिक जाएगा, आपको कुछ करने का नीड नहीं है। इसके बाद आया नेक्स्ट कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट, कहता है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होने से कुछ नहीं होगा, अगर आपके प्रोडक्ट के लिए आप सेलिंग एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, आप उसको बेचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं बिकेगा। तो इसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आपके ख़त्म नहीं होते हैं, अभी भी और कॉन्सेप्ट्स हमें कुछ डिस्कस करने हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, सेलिंग के बाद आपका 5th कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए 5th कॉन्सेप्ट आपका यहाँ रहेगा कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कस्टमर को ध्यान में रखना है। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कस्टमर ओरिएंटेड का, कि आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट से वैल्यू मिलना चाहिए, उसको वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन डिलीवर किया जाए कस्टमर की तरफ। तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि आपको
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बनाएं, मेक एंड सेल करें, ऐसा नहीं करना। इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया, मेक एंड सेल की स्ट्रैटेजी नहीं लगा दी अब कि आप बना रहे हैं और बेचते जा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगी। अब आपको क्या करना है कि फील एंड सेंस का यूज़ करना है कि आप लोग देखें कि कस्टमर को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट उसे चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप कस्टमर को सेलिंग एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और आप कस्टमर को ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब वो आपकी दुकान पर आया हो, आपने उससे पूछा ही नहीं उसको क्या चाहिए, बस आपने उसको जो आपके पास था आपने उससे बेचना शुरू कर दिया कि आप ये ले लो वो ले लो, तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो आप पहले उससे जाने कि कस्टमर क्या परचेस करना चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेलिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं। जो क्वालिटी वो परचेस करना चाहता है, जिस बजट में वो परचेस करना चाहता है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेलिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब है कि सिर्फ मुनाफा नहीं कमाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ आपको अर्न करना है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेल किया और आपने प्रॉफिट भी अर्न किया, क्या फ़ायदा उस प्रॉफिट का अगर उस प्रोडक्ट को परचेज करने से या उस सर्विस को लेने से आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, फोर्थ कंसेप्ट। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर को ही मार्केट का किंग मानते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मार्केट का किंग किसे माना जाता है, कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ही वही राजा है। कस्टमर को राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसी की जेब में पैसे हैं, ठीक है। तो आपको उससे पैसे निकलवाने हैं तो आपका राजा ही आपको पैसे देगा। कस्टमर, मार्केट का किंग कौन है, कस्टमर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक 5th पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, दैट इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रिसेंट आया है, होलिस्टिक मार्केटिंग। आपको होलिस्टिक मार्केटिंग को समझना है। देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, इसको समझने से पहले जो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट किया, प्रोडक्ट किया, सेलिंग कंसेप्ट देखा, और इसके बाद हमने नेक्स्ट ये देखा आपका कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो इन सब में क्या था कि सबने एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस किया। कोई कह रहा है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, कोई कह रहा है प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, कोई कहता है सेलिंग एफर्ट्स लगाओ, कोई कहता है कि कस्टमर की सोच जानो, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दो। हर किसी ने कोई कोई पॉइंट दिए, अपना टाइटल दिया सबने। लेकिन होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि ये एक एक पॉइंट मैटर नहीं करते, एवरीथिंग मैटर। इसने क्या कहा, एवरीथिंग मैटर। इसने कहा हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ को ध्यान में देखना है, एवरीथिंग मैटर। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी डाल दी तो सेलिंग एफर्ट्स नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्वालिटी डाली तो सेलिंग एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो उसने कहा कि हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना, एवरीथिंग मैटर। जब एवरीथिंग मैटर का कंसेप्ट आया तो मतलब आपको कस्टमर के रिगार्डिंग हर चीज़ को समझना है और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करनी है। अब इसने होलिस्टिक मार्केटिंग को बाइफरकेट किया 4 कंपोनेंट्स में। देखिए अब होलिस्टिक मार्केट को बाइफरकेट करता है, 4 कंपोनेंट्स इसके बना दिए। सबसे पहले कंपोनेंट इसने दिया रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ना पूछा जाता है कि होलिस्टिक जो मार्केटिंग है कॉन्सेप्ट है, इसके 4 कंपोनेंट्स है। तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, बताओ इसमें से कौन से 4 ऑप्शंस हैं जो इसके कंपोनेंट हैं। तो आपको ये चारों कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, इनके नेम पता होने चाहिए। यूजीसी नेट में ये चीज़ बारीकी से पूछी जाती है, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आया रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसके बाद आया है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Third is internal marketing concept, and the 4th is socialistic marketing concept, right? तो यहाँ पर जो ये 4 चीज़ें हैं, आपको ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रिलेशनशिप नाम से क्लियर है कि मतलब मार्केटिंग करते समय, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको सेल करते समय आप बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। मतलब वो सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आपके होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ठीक है, और या फिर जिनसे आप क्रेडिट पर एक बार फाइनेंस क्रेडिट से ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सब चीज़ों में, चाहे वो आपके इंटरनल है या एक्सटर्नल है,
मतलब आपके अंदर ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ऑफिस से बाहर जो लोग हैं, सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसने कहा कि आपके यहाँ बिजनेस में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे स्मॉल लेवल पे है, हाई लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, ऑफिस के अंदर है, ऑफिस के बाहर है, ठीक है, जो भी चेन बनती है पूरी, जिन लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट में आते हैं ड्यूरिंग योर बिजनेस, तो उन सब के साथ आपका रिलेशनशिप जो है बढ़िया होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट ही लेकर आए। इसके बाद रहा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितनी भी तरह की मार्केटिंग है, ठीक है, जितनी भी तरह की मार्केटिंग सारों को जोड़ देना है, सारी लगानी है। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हर चीज़ पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्राइस तो सही दाम लगा रहे हैं लेकिन जो उसका क्वालिटी है वो सही नहीं है। अगर आपका क्वालिटी भी सही है, आप प्रमोट नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब 4 पीस पर ध्यान देना है, सब तरफ से जो है प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस को याद रखना है, उन चीज़ों को कवर करना है। नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितने भी आपके इंटरनल वर्कर्स हैं जो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, उन सब के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर आपके यहाँ ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कॉपरेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगा। तो अगर आप अपना बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलाना चाहते हैं, लंबे समय तक के लिए चलाना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि वहाँ पर इंटरनल जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो, तो मतलब उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट, या फिर इसको सोशल ओरिएंटेड भी बोल देते हैं। सोशल ओरिएंटेड का मतलब है कि कहना चाहता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है सोशल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब सोसाइटी को उसका वेलफेयर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सोसाइटी में लोगों के हेल्थ के रिगार्डिंग अगर सही नहीं है प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट जो है लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और लोगों की हेल्थ को भी ख़राब करेगा। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप उसमें ध्यान रखें। तो 4 कंसेप्ट यहाँ रह जाते हैं, रिलेशनशिप कंसेप्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल एंड सोशलिस्टिक। ये चारों कॉन्सेप्ट जो है ये कॉम्पोनेंट्स हैं किसके? होलिस्टिक के, क्योंकि होलिस्टिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने कहा एवरीथिंग मैटर। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? मोस्टली ना एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में से, कि इसका टाइटल क्या है, एवरीथिंग्स मैटर, मेन इसका ये पॉइंट रहता है। इसके कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, वो पूछे जाएंगे। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है, तो वो पूछ लिया जाता है। प्रोडक्शन मतलब चीज़ों को बनाने पर जोर दे रहा है, और प्रोडक्ट कंसेप्ट जो प्रोडक्ट में क्वालिटी की बात करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का मेन फोकस किस चीज़ पर है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये है मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आज हमने सारे डिस्कस किए। 6